नमस्कार। इंडियन वीड व्यूज में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैंने अपने चैनल का नाम बदल लिया है क्योंकि थोड़ा वो बन नहीं रहा था। आज मेरे साथ फिर से हमारे पॉलिटिकल विशेषज्ञ बाबा उपस्थित हुए हैं। और आज हम, वैसे तो देश में दो तीन प्रमुख घटनाएं चल रही हैं अपार्ट फ्रॉम कोरोना। कोरोना भी एक विषय है जो कि काफी गंभीर विषय है देश में, विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, जहाँ ये काफी तेजी से फैल रहा है। अभी अभी खबर आई है कि रायपुर में भी ये काफी फैला है और 9 तारीख से लेकर 19 तारीख तक वहाँ पे पूरा लॉकडाउन कर दिया गया है। यहाँ इंदौर में भी फ्राइडे और सैटरडे और संडे का मिला के करीब 60 घंटे का लॉकडाउन है। तो खैर, उस पर हम कभी फिर बात करेंगे। आज दूसरे जो विषय है वो तो बॉम्बे में महाराष्ट्र में जो वसूली गेट है उसका है, और दूसरा विषय जो मुख्तार अंसारी, जिसके बारे में मैंने सुबह दोपहर में आपसे बात की थी, वो विषय एक है। किसानों का भी विषय, लेकिन अब हम सबसे ज्वलंत विषय यानी कि बंगाल के चुनाव पे बात करेंगे। बंगाल के चुनाव में तीसरे दौर का मतदान पूरा हो चुका है। टोटल 8 दौर का चुनाव है। इसके साथ ही जो दूसरे 4 राज्य यानी 3 राज्य और एक केंद्रीय शासित प्रदेश में चुनाव होने थे, वहां पर एक दिन का या 3 जगह तो एक दिन का मतदान था, और महाराष्ट्र आसाम में भी अंतिम दौर का वोटिंग हो चुकी है। और इसके जो अभी, क्योंकि ऑफिशियली लीगली अलाउड नहीं है, चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार एग्जिट पोल नहीं आ सकते हैं, फिर भी इधर उधर से खुसर खुसर करके लोग एग्जिट पोल जरूर दे देंगे। और ये 3 जो बंगाल में जो चुनाव के दौर हो चुके हैं, इनके एग्जिट पोल भी आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब वगैरह आदि पे मिल जाएंगे। हालांकि हम उस पर भी नहीं जाएंगे। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है बाबा कि जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने क्या हिंदू कार्ड खेल दिया है, ये कहकर कि हम यदि बात करें कि सारे हिंदुओं को एक हो जाके एक तरफा वोट करना चाहिए बीजेपी के लिए, तो फिर हमें नोटिस आ जाएगा चुनाव आयोग का। तो इससे वो क्या वास्तव में हिंदुओं को ये कह रहे थे कि आप एकजुट होकर हमसे वोट कीजिए, क्योंकि दूसरी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है और वो उनके वोट मांग रही है एक मुश्त। नमस्ते। मुझे नहीं लगता कि वो मांग रहे थे, क्योंकि बीजेपी हम्म। को हिंदुओं की वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है मोस्टली, और स्पेशली बंगाल में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ जितना हाँ। ममता मुसलमानों से वोट मांगेगी, उतना ही उल्टा हिंदू वोट बीजेपी के पास आएगा। क्योंकि मतलब अगर ममता को आपने रोकना कहने है, का मतलब है कि जब ममता बनर्जी मुसलमानों के वोट मांगती है, उस समय ऑटोमेटिकली वो बीजेपी के लिए हिंदुओं का प्रचार कर रही होती है। ये इसको इस तरह लिया बिल्कुल जाए। बिल्कुल, हिंदुओं का जब वो स्टेटमेंट आता है तो हिंदुओं को अपने आप समझ में आ जाता है कि अब हमें बीजेपी को ही वोट करना है, क्योंकि अगर ममता को रोकना है हम्म। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो बीजेपी है। एक दूसरी बात जो है कि नरेंद्र मोदी बार बार अपने जो चुनाव रैलियां है उसमें ये कह रहे हैं कि ममता ने हार मान ली है, हार मान ली है। वो अ, जैसा कि ममता बनर्जी ने भी कहा था कि वो बनारस से जाके लड़ेगी चुनाव। तो वो अ, मैंने भी अपने एक पुराने वीडियो में ये कहा था कि ममता बनर्जी अब शायद नेशनल पॉलिटिक्स में अपनी स्पेस खोज रही है, कहीं जगह बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बंगाल तो उसके हाथ से जाता दिख रहा है। और यही सेंटीमेंट्स प्रधानमंत्री भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ममता बनर्जी अब हार रही है, हार के लिए वो भी कोशिश कर रही है कि कहीं दूसरी जगह अपनी जगह बनाए, ताकि इस हार के बाद वो कुछ और अपना पॉलिटिकल रोल ढूंढ सके। देखिए, अब जो इनकी राष्ट्रीय एम्बिशंस की बात है, हाँ तो हाँ। राष्ट्रीय एम्बिशंस उस मेरे हिसाब से उस पॉलिटिशियन की नहीं हो सकती जो अपने आप को नहीं बचा पाए अपने ही स्टेट में। हम्म। यही चीज आप शरद पवार के लिए देख सकते हैं, यही चीज आप चंद्रबाबू नायडू के लिए देख सकते हैं। और एक टाइम पे मुलायम सिंह भी इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, जी हाँ पर हाँ। उनमें से कोई भी जब भी अपना खुद का स्टेट नहीं बचा पाया, अपनी सीएम की कुर्सी ना बचा पाए, तो हम्म। जनता उस पर टिपिकली भरोसा करती नहीं है। अगर आप ये बोले कि मोदी ने किया था, तो मोदी ने 3 बार, एक बार उनको संघ से लाया गया था 2000 में, 2001 में या 2000 में। उसके बाद से हाँ। 3 इलेक्शन उन्होंने जितवाए थे, 2002, 2007, 2012। तो इसीलिए वो एक प्रबल दावेदार थे और अपने आप में उनमें वो मैनेजमेंट की शक्ति थी।
वो टिपिकली ममता की तरह मर्क्यूरियल नहीं है कि भाई जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया कर दिया, सोच समझ के करते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से जहां तक मैंने सुना है कि नरेंद्र मोदी जी ने तो शायद 2007 के इलेक्शन के बाद 2009 में उन्होंने एक ये निर्णय ले लिया था कि अब प्रधानमंत्री के लिए की कुर्सी की तरफ आगे बढ़ा जाए, और तब से ही उन्होंने प्लानिंग और तैयारी शुरू कर दी थी। तो ये ऐसे एक हाँ, स्टेप नहीं हो सकता है कि आप चुनावी भाषण में फुटबॉल फेंक के और ये कह दें कि अब तो मैं प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करूंगा। हालांकि चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल ने जरूर मुख्यमंत्री रहते काफी हाथ पांव मारे थे, उस समय मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। और अंततः शायद अब तो ये खबरें भी आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू शायद अपनी पार्टी को, टीडीपी को बीजेपी में मर्ज करने वाले हैं। आप हाँ। क्या तो रोल देखते हैं ममता वो बनर्जी का अब इस चुनाव उनके में हारने पॉलिटिकल पर? सर्वाइवल के लिए, उनके हम्म। पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए वो क्या करते हैं, वो एक अलग वीडियो का विषय है। पर हम्म। आज की तारीख में अगर आप देखें तो अगर आप अपने सीएम की कुर्सी नहीं बचा सकते तो आप अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, प्रधानमंत्री बनने की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को तो आप गुड बाय बोल सकते हैं, वो बात पक्की है। तो ये तो क्या रेटोरिक है। अभी महुआ मोइत्रा जिनके स्टेटमेंट की आपने बात की कि वो ममता वाराणसी जाके लड़ेगी, तो हाँ। ये वो लेडी हैं, ये वो सांसद हैं जो बिना सोचे समझे ऐसे स्टेटमेंट्स देती हैं जिनका ना कोई सर होता है ना कोई पैर। लेफ्ट लिबरल मीडिया की बहुत ही चहेती हैं, क्योंकि इनको ये वो बाहर से पढ़ी हुई, बाहर अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में काम की हुई, बहुत ही पॉलिश्ड बोलने वाली बात, मतलब बोल बहुत अच्छा सकती हैं, जो बोलती हैं उसमें दो पैसे का दम नहीं होता है। मोइरा मित्रा के बारे में तो तो ये भी कहा जाता है कि वो एक कोई अमेरिकन संसद से वैसा का वैसा भाषण मार लाई थी, लेफ्ट का, किसी लेफ्ट लिबरल का, और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल, जो जो इन्होंने पहले पहली जो उनकी स्पीच थी जिसमें उन्होंने पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी और उसमें कैसे हमला किया जा रहा है उस पर एक स्पीच दी थी, उसमें जो मेन पॉइंटर्स थे उन्होंने एक अमेरिकी स्पीच से उठाए थे, कॉपी पेस्ट थे, प्लेजरिज्म था। तो इसीलिए ये सब बातें अगर ये उन दीदी की बात कर रही हैं, ये उन दीदी के वाराणसी जाने की बात कर रही हैं जो जो अपनी विधानसभा की सीट बचाने के लिए आतुर है, जिनको 5 दिन अपनी विधानसभा सीट में रुकना पड़ा, बूथ मैनेजमेंट करना पड़ा। ये उन दीदी की बात कर रही है अगेंस्ट पीएम जो हाथ जोड़ते हैं, ये बोलते हैं कि मैं आया नहीं हूं, मुझे गंगा मां ने बुलाया है वाराणसी में, और उसके बाद वो जाते नहीं है वाराणसी पूरे इलेक्शन कैंपेन में, और अरविंद केजरीवाल को धो के आते हैं, उसी गंगा में उनके पाप धो के आते हैं अरविंद केजरीवाल के। तो ये जाके ये बात करने के लिए बहुत बेवकूफी भरी बातें करते हैं ये सारे टीएमसी वाले आज की तारीख में, क्योंकि उनको अपनी हार दिख रही है फ्रैंकली। वैसे भी और अब वैसे भी नरेंद्र मोदी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन क्षमता है, जो उनकी पॉलिटिकल ज्ञान है, उसके सामने उससे क्या ममता बनर्जी को कंपेयर किया जा सकता है, या केजरीवाल को कंपेयर किया जा सकता है? देखिए, इसमें केजरीवाल को तो डेफिनेटली कंपेयर किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता। ममता को अगर 1:1 करेंगे, अगर मोदी अगेंस्ट ममता रखते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों कंपेरेबल हैं, दोनों जमीन से उठे हैं, दोनों ने अपना जो वजूद है खुद अपने दम पे बनाया है। पर जो डिफरेंस है दोनों में, वो आज की तारीख में मोदी अकेले नहीं है, मोदी की एक ऐसी टीम है। सब बोलते हैं कि ये प्रेसिडेंशियल चुनाव है, हम सिर्फ मोदी पे ध्यान देते हैं, मोदी की इमेज पे लोग वोट देते हैं, सही बात है। पर मोदी की वो इमेज, मोदी का वो संगठन, मोदी की वो टीम जो हर चीज चुन चुन के उनके सामने रखती है कि क्या इसको मैनेज किया जा सकता है या क्या इसको पुश किया जा सकता है। जैसे अगर आप ये स्टेटमेंट भी देखें जो हिंदू मुसलमान वाला जो मोदी जी ने दिया कि अगर हम बोलते तो हमारे पीछे इजी पड़ जाता, अब इसको उन्होंने कितने स्मार्टली बोला। अब आप ये सोचते हैं कि वो ममता दीदी की हर स्पीच सुनते हैं बैठ के? नहीं, वो उनकी टीम है जो उनके साथ खड़ी है पूरे टाइम पे। आज की तारीख में ममता दीदी के पास कोई टीम नहीं है, प्रशांत किशोर हैं जो उनको, या तो उनकी वो सुनती नहीं है, और जहां वो सुनती है वहां उतने ही और गड्ढे में गिरती है प्रशांत किशोर उनका। तो एक प्रोफेशनल है, स्ट्रेटेजिस्ट है, उनको एक्चुअली जो रियल पॉलिटिक्स है उसके का तो ज्ञान भी नहीं होगा। वो केवल आपको ये बता सकते हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, या उसके पीछे पॉलिटिकल सोच। मैं नहीं समझता कि प्रशांत किशोर इतना कैपेबल है कि वो आपको पॉलिटिकली गाइड कर सके। यहाँ और पे मैं आपसे अग्री करूंगा, मैं आपसे अग्री करूंगा उस बात में, बट मैं टीम की बात कर रहा हूं। तो टीम में अभी उनके पास उनकी सारी टीम या तो बीजेपी ने खींच ली है, या उनकी सारी टीम अभी इतनी इतनी ज्यादा पसोपेश में है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि यार करें क्या। आप अभिषेक बैनर्जी को आपने घर में बिठा दिया,
हाँ अगर आप देखें तो उन्होंने अभिषेक बैनर्जी पे जो ईडी के केसेस चल रहे हैं उसके चक्कर में अभिषेक बैनर्जी भी दमखम से पोलिंग नहीं कर पा, सॉरी, प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, प्रशांत किशोर के पास वो समझ नहीं है, वो एक तो टेप पूरा का का पूरा जो खुलासा हुआ है उसमें भी वो फंसते दिख रहे हैं। एग्जैक्टली तो आज की तारीख में 1:1 मोदी और ममता शायद कंपेरेबल हो, पर एज अ टीम कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि मोदी के पास एक पूरा 15-20 साल में बनाया हुआ एक सिस्टम है अपने अराउंड, मोदी जो मोदी उनके लिए मोदी नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी में एक बेसिक फर्क है कि मोदी जी ने हमेशा सत्ता पक्ष से सत्ता में रहकर अपनी पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया, वो कभी भी विपक्ष में नहीं रहे हैं। जबकि ममता बनर्जी हमेशा शुरुआत में विपक्ष में रही थी, चाहे बंगाल में हो चाहे फिर या नेशनल पॉलिटिक्स में हो, उसने विपक्ष में ज्यादा इफेक्टिव रोल किया है और वो शायद अभी उस विपक्ष के सिंड्रोम से बाहर भी नहीं निकल पाई है। तो उसके जो भाषण होते हैं, उनके जो तर्क होते हैं, वो एक विपक्षी नेता के ज्यादा होते हैं बनस्पत इसके कि एक मुख्यमंत्री या एक प्रशासनिक पोजीशन में रहने वाले व्यक्ति के लिए। तो ये तो एक बात है। दूसरा बात मैं आपको कहूंगा कि मैं 3 चीफ मिनिस्टर्स की बात करूंगा, चीफ मिनिस्टर्स कैंडिडेट्स की बात करूंगा, जो उत्तर प्रदेश में 2 हैं, मायावती और अखिलेश यादव की, और मैं बात करूंगा नीतीश कुमार की। मायावती ने 2012 के चुनाव में भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था और अखिलेश यादव ने भी नहीं लड़ा था, और उसके बाद दोनों ने ही 2017 या जब भी कभी पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें भी उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था, और ऐसा ही पिछले चुनाव में नीतीश कुमार ने किया था। वो ये सब अपनी हार से चिंतित थे, इसलिए इन्होंने बैकडोर से एंट्री करने का रास्ता रखा था और मुख्यमंत्री बनने की कोशिश की थी। और जब वो नहीं बन पाई, मायावती नहीं बन पाई, तो उन्होंने मायावती तो उस समय शायद उन्होंने चुनाव लड़ा था या नहीं भी लड़ा था, तो वो राज्यसभा में आ गई थी ताकि वहां दिल्ली की हल्की फुल्की पॉलिटिक्स में कभी कभी भाषण दे दे। अखिलेश यादव भी विधानसभा का सदस्य होने के बजाय लोकसभा के सदस्य हैं, और नीतीश कुमार ने भी विधान परिषद का रास्ता अपनाया। ये बात वैसे मनमोहन सिंह जी के बारे में भी कह सकते हैं हम। तो क्या आप ये नहीं कहेंगे कि ममता बनर्जी ने एटलीस्ट हिम्मत तो दिखाई कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े, वो भी आसानी से? मुझे मालूम नहीं कि बंगाल में विधान परिषद है या नहीं है, पर वो भी अगर विधान परिषद बंगाल में नहीं है, तो अभी वो चेक किया, इसीलिए शायद इसीलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। नहीं, अगर विधान और परिषद होती तो मेरे ख्याल से वो भी चुनाव नहीं लड़ती, एक इजी वे आउट होता उसके लिए, उनके नहीं, लिए। वो लड़ती जरूर मेरे हिसाब से 2 कारणों से। पहली बात, वो डर के भागने वालों में से नहीं है। जब नंदीग्राम में उनको, मैं इस बार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शुरू से वो नहीं लड़ती शायद। नहीं, वो जन समर्थन तो हमेशा से ही रहा है उनको। हाँ, जन समर्थन मेरे हिसाब से पिछले 2 चुनाव में तो बहुत ज्यादा था। तो पहले में जन समर्थन था और दूसरे में क्लब कल्चर था, जो टिपिकली आप अगर देखें तो संजय दीक्षित काफी इसकी बात करते हैं। हाँ। तो वो जो बही खाता रखने वाला है कि कौन से परिवार में कितने लोग हैं, किसको वोट देते हैं, कितना पैसा कहाँ से आना है, वो कल्चर में उन्होंने सारा का सारा जो लेफ्ट का सिस्टम था, वो उसको अपने साथ इंटीग्रेट करके उसको और ज्यादा खराब बना दिया था। तो उनके पास वो समर्थन हमेशा से था। लेफ्ट इतना मुस्लिम का तुष्टीकरण नहीं करता था, उसने इसमें मुस्लिम तुष्टीकरण का भी उसमें एक तड़का लगा दिया कि जो भी सुविधाएं देंगे, जो भी। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो उसमें इन्होंने काफी, देखिए पिछले 5 साल में इन्होंने जो गलतियां की हैं उसी का ही खामियाजा भुगत रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दीदी हमेशा लड़ने वाली है, वो भागती नहीं है, तो वो डेफिनेटली ये करती। दूसरी बात, इसमें मेरे लिए ये इसलिए भी लड़ती, अगर नंदीग्राम में इन्होंने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया, वो मेरे हिसाब से इसलिए किया क्योंकि इनके पास अब ऑन द ग्राउंड एक्चुअल फैक्ट्स देने वाली टीम बची नहीं। क्योंकि कोई भी ऐसे नेता को जो सच सुनना नहीं चाहता हो, या सच सुन के, खराब सच सुन के, या विपरीत स्वयं के विपरीत सच सुन के जो नेता भड़क जाए, उसको कुछ समय बाद कोई भी सच बताना नहीं चाहता। बिल्कुल तो शायद उनको नंदीग्राम से, ये तो सभी के साथ एप्लीकेबल होता है, ज्यादातर नेताओं, या फिर आप अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाए तो जो बॉसेस हैं वो भी उनके खिलाफ, जो उनकी इच्छाओं के खिलाफ है, वो बातें नहीं सुनना चाहते। ये एक अगर सही में आपको लीडर बनना हो तो आपको अपना
जो क्या कहते हैं कि क्रिटिसिज्म भी सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए और इसको बुरी कंस्ट्रक्टिव खबर वे में सुनने की यूज आदत करना होनी चाहिए। चाहिए, बुरी खबर सुनने की आदत होनी चाहिए। हाँ तो इसीलिए उनको नंदीग्राम में जमीन पे क्या हो रहा है वो शायद किसी ने बताने की हिम्मत नहीं की। हाँ, वो नंदीग्राम शायद यही सोच बैठी थी कि जो 10 साल पहले था, जब वो नंदीग्राम में जो आंदोलन किया था उन्होंने टाटा की नैनो के विरुद्ध में, उन्हें लगा कि वही नंदीग्राम है, जबकि वहाँ काफी परिस्थितियां बदल चुकी थी। किसानों को काफी दिक्कतें थी, क्योंकि किसान की जो जमीन वापस मिली थी वो उपजाऊ नहीं रही थी, और कंक्रीट और सीमेंट के मिक्सचर की वजह से बिल्कुल परेशान थे। वो कुछ उपजा भी नहीं पा रहे थे, उनकी जो आमदनी का साधन भी नहीं रहा था, तो एक तरह से वो परेशान थे। एक वो भी है, और दूसरा जो जितना मैंने पढ़ा है वहां से पिछले 15 साल में नंदीग्राम काफी ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब वहां प्राइमरी इनकम फार्मिंग से नहीं, प्रॉन फिशिंग से होती है। हाँ तो आप ये देखिए कि वो नंदीग्राम में उन्होंने क्या सोचा था और असल क्या था वो अलग है। हम्म। उन्होंने ये सोचा होगा कि मुझे वो 2007 के जो आंदोलन थे उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे वोट मिलेंगे। बट हम्म। आज की तारीख में वहां पे जो मेन मुद्दा था वो 2007 का आंदोलन या उसके बाद का परिदृश्य नहीं था, बल्कि मुस्लिमों का बढ़ता हुआ दबाव था। जैसा कि हमने एक वीडियो में भी देखा, जहां जिस हाँ हाँ जिस बिल्कुल, बूथ पे सारे ममता जी मुस्लिम जाके वहाँ पे। बैठ गई थी वहां पे तो हाँ लोग बोल रहे हाँ थे हाँ कि एक भी मुस्लिम वोट नहीं है, और पूरी की पूरी लाइन मुसलमानों की थी जो हम्म। यहाँ वोट देने आए थे। तो अगर उन मुसलमानों को वोट नहीं दिए जा रहा था, वीडियो पे था, और जब जब दीदी जब दीदी वहीं बैठी थी, तो उनमें से एक भी मुसलमान क्यों नहीं आया वोट देने? तो सबसे फिर बड़ी ये कहानी कैसे? तो मोटा मोटा ये कहें कि ये जो चुनाव है वास्तव में एक पोलराइजेशन का चुनाव है, और हिंदू वोट डिसाइड करेगा कि कौन जीतता है। देखिए, हर बार हिंदू वोट बंटता था पार्टियों में। हाँ इस बार मुसलमान वोट बटेगा, और अगर मुसलमान वोट नहीं बटा तो डिसाइड तो इस बार भी मुसलमान वोट ही करेगा। पर इस बार मुसलमान वोट ऐसे डिसाइड करेगा कि वो बटता है कि नहीं बटता है। हाँ हाँ हर बार हिंदू वोट को बांटा हुआ माना जाता था और मुस्लिम वोट को एक साथ रखा जाता था। इस बार मुस्लिम मुस्लिम वोट बटा हुआ है आईएसएफ और ममता के बीच में, और हिंदुओं का वोट एक साथ पड़ रहा है। तो मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये आप जैसे कभी कहा जाता था कि गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला, तो एक दूसरी फेज 2 की प्रयोगशाला में क्या बंगाल से यहाँ पे कहा जा सकता है कि ये एक हिंदुत्व की फेज 2 की प्रयोगशाला है, नहीं, और आप ये नेशनल हिंदुत्व की लेवल पे फेज एक टू की नया नया ट्रेंड सेट करेगी। नहीं, हिंदुत्व की फेज 2 की जो आप प्रयोगशाला बोल रहे हैं वो तो पूरा देश था। हाँ हाँ, नहीं मैं समझ रहा हूँ कि मतलब देश में भी अब उस इंटेंसिटी का हिंदुओं का कंसोलिडेशन वोट का नहीं हुआ था। तो यहाँ से शायद बंगाल से, जैसे वो ये कहा जाता ना कि जो बंगाल आज सोचता है वो इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया 60 साल बाद सोचता है। हालांकि ये पिछले 10-15 साल में या वो 20 साल में पहले था, वो 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 पहले वो था, तो क्या वो वही वही एक बार फीलिंग आएगी देश में कि जो बंगाल सोचता है आज, वो देश बाद में सोचता है। अब तो 60 साल का टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है अगले चुनाव में ही हो जाए। मैंने कुछ हमारे जो मित्रों से बात की थी मद्रास में भी, चेन्नई में मतलब, उनका लोग भी कहना है कि वहां भी हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन तो है। वो कितना एआईएडीएम को हेल्प करेगा ये कहा नहीं जा सकता। केरला में भी हिंदू वोट एनमास इनके कांग्रेस के और लेफ्ट के गठबंधन के खिलाफ वोट देंगे, ऐसा वहां लोग कहते हैं। हालांकि डर डर के कहते हैं, और कोई ये नहीं कह पा रहा है कि किस लेवल का ये कंसोलिडेशन होगा हिंदू वोट्स का। पर डेफिनेटली वहां भी शुरुआत तो हो ही चुकी है। सो जो आपने कहा कि जो आज सोचता है बंगाल 60 साल बाद देश सोचता है, अगर ऐसा है तो ये चीज बंगाल को 1970 में कम्युनिस्टों की बजाय तब जो भी जनसंघ का इक्वल वर्जन था
उसको 1970 में चुन के लाना चाहिए था। नहीं मैं तो मैं आज मैं नहीं मैं मेरा जो कहने का मतलब था कि वो पिछले 60-70 साल में वो अलग हो गया, उस ट्रेंड से चेंज हो गए, क्योंकि वहां पे कम्युनिस्ट आ गए या फिर हिंसा वहां पे आ गई। राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में हिंसा ने एक बहुत बड़ा रोल ले लिया और उसने उस बंगाल की लीड को खत्म कर दिया। शायद बिल्कुल से, तो 2021 से इसीलिए अब ये शुरू हो। अब ये होगा कि एटलीस्ट वो एट पार आएंगे देश के। पूरा देश आज हाँ एक डायरेक्शन में सोच रहा है, और हाँ। इस इलेक्शन में अगर जो नतीजे सब बोल रहे हैं वो आते हैं, तो वो एट पार आएंगे बाकी देश से। बाकी जो देश से। एटलीस्ट मेजर नॉर्थ इंडिया, तो एक फिर नॉर्थ इंडिया विल बिकम दैट वन सिंगल ब्लॉक वेयर सारे हिंदूज आर टुगेदर। अब अगर आप जो साउथ की बात करें, साउथ में देयर इज अ मेजर जो एक एंटी नॉर्थ फीलिंग है, उसको अगर आप देखें तो एंटी नॉर्थ फीलिंग को इन्होंने बड़े ही पॉलिटिशियंस ने, स्पेशली द्रमुक, मतलब कम्युनियन जो आप पार्टियों ने। डीएमके है, फिर लेफ्ट और कांग्रेस है केरला में, उन्होंने बहुत स्मार्टली एंटी नॉर्थ फीलिंग को एंटी हिंदू फीलिंग में कन्वर्ट कर दिया है। बिल्कुल। नहीं मेरे ख्याल से तो वहां एंटी नॉर्थ फीलिंग केवल तमिलनाडु में ही थी, कर्नाटका, केरला या आंध्र प्रदेश में नहीं थी। वो अब कुछ नहीं, वो आप उनके राहुल आज गांधी के के एक स्टेटमेंट से देख स्टेटमेंट से सकते हैं। चालू हुई है केरला में। हाँ, तो अगर आप अभी करंट उनके देखें तो इन्होंने वो तो वही असॉल्ट जो हिंदुओं पे नॉर्थ में हुआ है, उससे ज्यादा हालत खराब हिंदुओं की साउथ में हुई है, स्पेशली तमिलनाडु और केरला में। ठीक है, केरला में। सोशल स्ट्रक्चर में वो ऊपर है, वो रिच हैं, उनके पास वो प्रॉब्लम्स नहीं है। पर अगर आप देखें तो कोई भी खुल के अपने हिंदू कल्चर को या अपने हिंदू एंसेस्ट्री को बहुत नहीं दिखाता है। बिल्कुल। तो यही चीज आप देखें तो सबरीमला में भी आज की तारीख में आधे हिंदू हैं जो क्लियरली बोलते हैं, वहां पे काफी हिंदू हैं जो बोलते हैं कि सबरीमला शुड बी ओपन टू ऑल। अगर आप तमिलनाडु में देखें तो देयर इज अ कांस्टेंट प्रॉब्लम कि भाई देयर इज अ कन्वर्जन प्रॉब्लम। वहां पे मूर्तियां, गणेश जी की मूर्तियां पब्लिक में चौराहे पे तोड़ते हैं और एक हिंदू खड़ा नहीं होता है। तो अब ये कंसोलिडेशन का नेक्स्ट फेज जो आएगा वो केरला और तमिलनाडु में आएगा। उसके अलावा आई थिंक आंध्रा में भी, आंध्रा और तेलंगाना में भी कन्वर्जन का काफी प्रॉब्लम है। तो दैट शुड बिकम द नेक्स्ट स्टेज एज वेल। तो इसीलिए आज की तारीख में अगर आप हिंदुओं की बात करें तो हिंदू तो समझ रहा है, हिंदू विल एक्सेप्ट यू गिविंग बाय नेचर। हमारा धर्म ऐसा है कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो नीचे है या जो कम है उसको दबाना नहीं चाहिए या उसको खत्म नहीं करना चाहिए। इसीलिए मुसलमानों का तुष्टिकरण पिछले 5 साल में कुछ नया खेल नहीं है। बिल्कुल, वो तो शुरुआत से चलता आया है जब से हम आजाद हुए। पर 5 साल में इतना बुरा हाल क्यों हो गया ममता दीदी का? क्योंकि उन्होंने इतना ओवरटली किया कि वो हिंदुओं को जो 70% जनता है उसी को ही उन्होंने उसके अधिकारों को खत्म कर दी। हाँ ये तो एट सम पॉइंट ममता बनर्जी ने भी शायद भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की किताब से एक पन्ना ले लिया था कि इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। शायद वो उसी प्रिंसिपल पे उसी को सच मान बैठी थी। नहीं, वो कहने नहीं के मैं लिए वो हो ये तो सकता है, बट आउट आई ऑफ थिंक आप कॉन्टेक्स्ट भी बात जानते कर हैं रहा और मैं हूँ। भी जानता हूँ कि सत्य तो ये है कि उनको पता था कि अगर ये 30% मेरी तरफ रहे तो बाकी 70 में से तो 20% निकाल ही लेंगे। चलिए बेसिक आपका थिंकिंग तो हमेशा से यही रही है ना कि तीसरे राउंड में हम किसको एज बताते हैं, ममता या मोदी? देखिए, मेरे को फ्रैंकली ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स और पोलिंग का तो आइडिया नहीं है, बट जितना मैंने सुना है और जितना मैंने समझा है, जितनी बड़ी जीत टीएमसी वाले एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उनको नहीं मिल रही है। आईएसएफ उनके वोटों में खा चुका है, और अगर आईएसएफ ने इनके वोट खाए हैं, जिसकी वजह से दीदी ने बोला था कि जो हमारा, जहां से हमारा टॉपिक शुरू हुआ था, जिसकी वजह से दीदी ने बोला था कि मुसलमानों को एकजुट होकर मेरे लिए वोट करना चाहिए। उनको जो आशंका थी वो शायद इस तीसरे राउंड में फलीभूत हो रही है, उनके पीछे पड़ बिल्कुल, रही है और इसके वजह से उनको खासा नुकसान होने वाला है। आप मानेंगे नहीं, मैंने एक ट्विटर पे एक वीडियो देखा था जिसमें हाँ मुसलमान वोटर हाँ। ये कंप्लेन कर रहा था कि टीएमसी वाले लोग मुझे वोट देने नहीं जाने देते। अच्छा। जिसका सीधा सीधा मतलब है कि टीएमसी वालों को ऑन ग्राउंड पता है कि ये मुसलमान वोट अब आईएसएफ के पास जा रहा है। बराबर है। तो अगर ऐसा है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस फेज में।
बराबर। फ्रैंकली ये वो फेज था जिसमें इनकी आशा थी कि हम ऑलमोस्ट सारी सीटें लेके जाएंगे, पर अब जितना मैंने सुना है और जितना मैंने पढ़ा है, लोग बोल रहे हैं 15-15 होंगी। तो इस फेज में हर एक सीट जो इनके पास आती है वो हाँ, हाँ। एक बीजेपी के पास हर एक सीट जो आती है वो एक बोनस है। और अगर 15 सीटें आ जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि फ्रैंकली टीएमसी का खेल खत्म हो चुका है। पे हमारा हम ये डिस्कशन समाप्त करते हैं। और हाँ जी, मुझे भी ये लगता है कि 50-50 का गेम है तीसरे राउंड में। पहले 2 राउंड में एडवांटेज बीजेपी है। और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम जल्दी ही जुड़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन वो भारत के साथ, भारत के किसी राज्य या ज्वलंत समस्या पे होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरी आपसे अनुरोध है कि आपने यदि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कीजिए, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।